प्यारे बच्चों, क्लास 11th स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मतलब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें जो बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं उन्हें सीबीएसई बोर्ड देना पड़ता है और वे डायरेक्ट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ जाते हैं और सीबीएसई का सर्टिफिकेट उनको मिलता है। 20/3/2024 को क्लास 11th इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्जाम हुआ था। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो दो पार्ट में रहेगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए के प्रश्नों को देख लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि आर्थिक क्रिया को व्यष्टि और समष्टि में किसने बांटा। तो हम लोग सभी जानते हैं रैगनर फ्रिश ने इसको बांटा था। तो यहाँ पर पहला का ए हो जाएगा। दूसरा है समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है। तो समाचार पत्र द्वारा जो प्राप्त आंकड़ा है उसको हम लोग द्वितीय आंकड़ा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र को क्या जाना जाता है। तो इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। इसको हम लोग पाई चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चित्र। तो यहाँ आपका हो जाएगा डी। चौथा है ओजवाइन वक्र की मदद से हम क्या पाते हैं। तो ओजवाइन वक्र की मदद से हम लोग जो है माध्यिका को पाते हैं। पांचवा है एक वर्ग के ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। जैसे आप लोग देखते होंगे 0 से 10। तो ये उच्च सीमा है, ये आपका ये L1 है, ये L2 है। माने ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। छठा है 5 बच्चों के औसत जेब खर्च का पैसा 300 रुपया है। यदि बड़े 4 बच्चों की जेब खर्च का पैसा 200, 400, 500, 250 है तो सबसे छोटे बच्चे की जेब खर्च का पैसा कितना होगा। तो यहाँ पर 5 बच्चों का कितना है? 300 है। तो यहाँ हम लोग सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद 300 में उसको घटा देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। यहाँ ऐसे मैंने बनाया है कि 5 बच्चों का कितना है, तो मान लो 1500 होता है। तो यहाँ पर सबको जोड़ दिए हैं इतना इतना में इसको घटा देंगे तो आपका 150 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु निकाले। तो मध्य बिंदु को हम लोग सभी जानते हैं L1 प्लस L2 बटा 2 करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो आपका 75 आ जाएगा। आठवां है यदि माध्य और बहुलक का मान क्रमशः 20 और 32 है तो माध्यिका का मान निकालिए। तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला है माध्य बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपका बहुलक का मान दिया हुआ है, माध्य का मान दिया हुआ है, बैठा दीजिएंगे तो आपका माध्यिका निकल जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है दो चरों के बीच संबंध दिखाने वाला एक रेखा है। तो उसको हम लोग कहते हैं विक्षेप चित्र, मतलब स्कैटर डायग्राम। 3, 7, 9, 5, 1, 11 का माध्यिका क्या होगा। तो इसको माध्यिका आपका जो होगा 7 होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग इसको सबसे छोटा अंक से शुरू करेंगे। तो जैसे 1 है, उसके बाद आपका 3 है, उसके बाद आपका 5 है, फिर आपका 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है और फिर 13 है। उसके बाद उसको हम लोग सीरियल नंबर कर देंगे 1, 2, 3, 4। इसका फॉर्मूला होता है n+1 बटा 2 आइटम। अब n मतलब हो गया जितना ही संख्या, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 + 1 बटा 2 बराबर हो जाएगा 8 बटा 2। कट के आया 4। सीरियल नंबर में देखेंगे 4 कहाँ है, उसके सामने जो आपका x में होगा नंबर वो होगा 7। तो इस तरह हम लोग इसको आंसर निकाल लेंगे। ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप क्लास 11th का मीडियन चैप्टर को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़े के आधार पर वर्ष 14 से 19 में एक कारखाने के सीमेंट उत्पादन का एक सरल
बार आरेख चित्र बनाए। देखिए ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो गया, यहाँ से 3 नंबर का आपका प्रश्न आ गया। 3 नंबर का ये प्रश्न है तो इसका बार आरेख बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं ईयर आपका दिया 14, 15, 16। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का जो दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ है, नीचे और भी है ये दिया हुआ, और इसी का बार आरेख यहाँ बना दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इधर जो है एक्स अक्ष पर हम लोग वर्ष को लिए हैं 2004, 5, 16, 17, 18 को, और इधर पर हम लोग 500 तक ले लिए हैं उत्पादन टन को। अब यहाँ पर है कि कितना है, 2014 में कितना है 125। तो यहाँ हम लोग देखिए 2014 में लगा देंगे। 2014 मान लीजिए यहाँ पर आपका ये 100 है, यहाँ पर आपका 100 है तो 125 यहाँ होगा, क्योंकि आधा आधा में तो 150 हो जाएगा, तो 125 पर यहाँ से इसे खींच देंगे। फिर आपका 200, अगला है आपका कितना, फिर है आपका 175। तो 175 थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा ऊपर। फिर इसी तरह सबको हम लोग क्या करेंगे, इसको और टेबल को देख के, मतलब इसको और इसको देख के ये हम लोग दंड आरेख को बना लेंगे। तो इस तरह आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो हाँ, तो इससे हम लोग को क्या मिलता है कि वर्ष 2014 में उत्पादन सबसे कम था, मतलब 125 टन। वर्ष 2018 में उत्पादन सबसे अधिक था 450 टन, और उत्पादन में 2014 से 2018 तक लगातार वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के चित्रमय प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। तो सांख्यिकी आंकड़ों को एक रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए ज्यामितीय आकृतियों जैसे रेखा चित्र, दंड चित्र, वृत्त चित्र, आयत चित्र अथवा मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। इसका क्या महत्व या उपयोगिता है। तो आंकड़ों को जब चित्रों के माध्यम से निरूपित किया जाता है तब वे अधिक आकर्षण तथा समझने में सरल हो जाते हैं। ठीक ही कहा गया है, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। रेखा चित्र द्वारा आंकड़ों के प्रदर्शन के महत्व का लाभ निम्नलिखित है। तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट दे सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, चित्र समांकों को सरल व सुबोध बनाते हैं। यहाँ इसका डिटेल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। दूसरा है, अधिक समय तक स्मरणीय रहता है चित्र। तीसरा है आपका, विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, समय व श्रम में बचत है, आकर्षण और प्रभावशाली होता है, तुलना करने में सहायक होता है। इसका जो डिटेल है इसको आप लोग देख सकते हैं। यदि इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट देखना है तो लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे भी आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं। सातवां है विज्ञापन में सहायक, और आठवां है जनसाधारण को लाभ। 12 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना और नमूना प्रतिदर्श प्रणालियों पर विस्तार में चर्चा करें। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग जनगणना के बारे में लिखेंगे कि जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निश्चित समय अवधि में किसी समूह के सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र की जाती है। यह जानकारी जनसंख्या की विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के बारे में होती है। जनगणना के लाभ, तो सटीक डेटा, जनगणना पूरी आबादी का डेटा प्रदान करती है जो बहुत सटीक होता है। दूसरा है विभिन्न समूहों की तुलना, तो जनगणना डेटा का उपयोग विभिन्न समूहों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा आपका नीति निर्माण, तो जनगणना डेटा का उपयोग नीति निर्माण और योजना के लिए किया जाता है। अब जनगणना के क्या नुकसान है, तो समय लेने वाली, तो जनगणना एक समय लेने वाली और महंगी प्रक्रिया हो सकती है। गलतियों की संभावना, तो जनगणना में गलतियों की संभावना होती है, खासकर यदि डेटा संग्रह ठीक से नहीं किया जाता है। दूसरा था नमूना प्रतिदर्श प्रणाली, तो नमूना प्रतिदर्श प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी समूह के कुछ सदस्यों का चयन किया जाता है और उनके डेटा को पूरे समूह के डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहने मतलब है, मान लीजिए एक बोरा हमको चावल लेना है, तो हम एक मुट्ठी चावल उठाकर देखेंगे कि इसमें चावल कैसा हो सकता है, और उसी आधार पर हम लोग पूरा बोरा का आकलन कर लेंगे कि इसमें अच्छा चावल है कि खराब चावल है। उसी को कहते हैं नमूना प्रतिदर्श। तो इसके क्या क्या लाभ है, तो कम समय लेने वाली, नमूना प्रतिदर्श प्रणाली जनगणना की तुलना में कम समय लेने वाली और कम महंगी होती है। फिर दूसरा इसका लाभ है गलतियों की कम संभावना, नमूना प्रतिदर्श प्रणाली में गलतियों की संभावना कम होती है, खासकर यदि नमूना सही तरीके से चुना जाता है। इसके क्या नुकसान है, तो कम सटीक डेटा, नमूना प्रतिदर्श प्रणाली जनगणना की तुलना में कम सटीक डेटा प्रदान करती है।
फिर है नमूना त्रुटि। नमूना प्रति 10 प्रणालियों में नमूना त्रुटि की संभावना होती है, जो कि नमूने पूरे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जनगणना कब अपनाना चाहिए? तो यदि आपको पूरी आबादी के बारे में सटीक जानकारी की आवश्यकता हो तो आपको जनगणना का उपयोग करना चाहिए। और प्रतिदर्श कब करना चाहिए? कि यदि आपको कम समय और कम लागत में जानकारी की आवश्यकता हो तो आप नमूना प्रतिदर्श प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आया था, समावेशी और अपवर्जित श्रेणी के बीच अंतर क्या है? तो समावेशी श्रेणी में श्रेणी की ऊपरी और निचली सीमा दोनों शामिल होती है। जैसे 10 से 20, समावेशी श्रेणी में 10 और 20 दोनों संख्याएं शामिल होती है। उसके बाद अपवर्जित श्रेणी, तो अपवर्जित श्रेणी में श्रेणी की ऊपरी और निचली सीमा शामिल नहीं होती। जैसे 10 से 20 अपवर्जित श्रेणी में 10 और 20 दोनों संख्याएं शामिल नहीं होती। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है कि यदि हम 80 से 100 समावेशी श्रेणी का उपयोग करते हैं तो इसमें 80 और 100 दोनों अंक वाले छात्र शामिल होंगे। मतलब 80 से 100 अगर लेते हैं तो इसमें 80 और 100 गिनती करेंगे तो 80 और 100 दोनों छात्र शामिल होंगे। जैसे हम लोग इसमें श्रेणी में लिखेंगे 81, 82, 83, 100 तक शामिल होंगे। और वही यदि अपवर्जित श्रेणी रहेगा तो इसमें क्या होगा कि 80 से 100 में हम लोग 80 और 100 अंक वाले छात्र शामिल नहीं होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर 80 से 100 नहीं लेंगे, हम लोग 99 तक लेंगे। जैसे 0 से 5, फिर यहाँ 5 से 10 अगर आप शुरू करते हैं तो यहाँ 0 से अगर 5 ले रहे हैं तो 5 तो हम लोग इसी में ले लिए, तो यहाँ पर हम लोग 5 फिर नहीं गिनती करेंगे, यहाँ 6 से गिनती करेंगे। इसीलिए इसमें कहा गया कि अपवर्जित श्रेणी में दोनों पद शामिल नहीं होते हैं। अगला है, एक परीक्षा में 20 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निम्नानुसार है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। यहाँ पर 17 होना चाहिए, क्योंकि आप इसको अगर आप गिनिएगा तो ये आपका कुल 17 आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये कैसे बनेगा ये आपको बता देते हैं। इसमें बनाना का है, एक आवर्ती वितरण सारणी बनाना है। तो इसमें हम लोग यहाँ बनाए हैं, आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल लिखेंगे, टेली मार लिखेंगे। यहाँ हम दे दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच कितना संख्या है? तो 1 है। एक ही है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन खींचा हुआ, 0 से 10 के बीच एक लाइन। अब 10 से 20 में कितना संख्या है? तो यहाँ देखेंगे 10 से 20 में आपका 1 है, 10 से 20 में 2 है, 3 है, उसके बाद 21 है। तो मतलब यहाँ मेरा 10 से 20 में कितना संख्या है? तो 2 है। 20 से 30 में कितना होगा? तो यहाँ पर टेली मार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि 1, 2, 3, 4 और ये 5 होता है, और आगे अगर और अंक होगा तो 6, 7, 8 इस तरह चलेंगे। तो इस तरह हम लोग टेली मार्क इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में लिख देंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है और ये आपका 2 है। सबको जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 17। इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यदि यहाँ पर 20 आना चाहिए था आपका जोड़ने पर, तो यहाँ पर 20 आप इसको अगर आप जोड़ते हैं कि कितना संख्या है तो ये आपका 17 ही संख्या है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य 28 है तो निम्नांकित वितरण से अज्ञात आवृत्ति का पता लगाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x दिया हुआ, f दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, मतलब यहाँ पर क्या होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? तो इसका सीधा तरीका है कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, ये इसका हम लोग मध्य बिंदु निकालें। तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? तो 0 और 10 को जोड़ देंगे और 2 से भागा लगा देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर अगला टेबल में हम लोग जाएंगे तो 20 और 10 को जोड़ देंगे तो 30, 2 से भागा लगाएंगे 15, 20 और 30 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 50, 2 से भागा लगाएंगे 25, फिर 30 और 40 को जोड़ देंगे तो उसको 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो इस तरह हम लोग क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे, मिड वैल्यू एक्स। उसके बाद हम लोग एफ एक्स निकालेंगे, जो मिड वैल्यू निकला उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, और यहाँ बारंबारता दिया है तो एफ और एक्स को गुना कर देंगे तो एफ एक्स में आ जाएगा, मतलब 12 पचे 60। उसके बाद आगे है 18 को 15 से गुना करेंगे 270, 27 को 25 से गुना करेंगे 675,
यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था वहाँ हम लोग F1 मान लेंगे, तो F1 को 35 से गुना करेंगे तो लिखा जाएगा आपका 35 F1, फिर 17 को 45 से गुना कर दिए, 6 को 55 से। अब है कि इसमें हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे 12 प्लस 18 27 F1 प्लस 17, तो आपका ये इस तरह लिखाएगा जोड़ करके, क्योंकि यहाँ F1 है और ये संख्या में है तो 80 प्लस F1 हम लोग लिख देंगे। उसी तरह जो हम लोग fx निकाले हैं, ये fx को निकाले हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा आ जाएगा इतना। अब माद का जो फॉर्मूला होता है हम लोग सभी जानते हैं, माद का जो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स है आपका ये और सिग्मा एफ है आपका ये, और माद आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं माद कितना दिया हुआ है आपका 28। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में बैठाएंगे कि माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो माद कितना मेरा दिया हुआ 28, 28 बैठा दिए, सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ जो दिया हुआ था इसको बैठा दिए, सिग्मा एफ मेरा बैठा दिए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को 80 से गुना करेंगे तो 22 40 आ जाएगा, और 28 को F1 से गुना करेंगे तो 28 F1 आ जाएगा। उसके बाद 28 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से ये पूरा गुना होगा तो सेम उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग ये संख्या अपना जगह पर रहेगा, इसको उठा के बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये अपना जगह पर है और इसको उठा के बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, 140 आ जाएगा, ये दोनों को घटा देंगे तो 7 F1 हो जाएगा। अब F1 का मान निकालना है तो 140 और इसके साथ 7 है, बट्टा में आ जाएगा, 7 से 140 को भागा देंगे तो आपका जो है अज्ञात संख्या कितना 20 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रमुख माप की चर्चा करें। तो ऐसा तब होता है जब दो आंकड़े समूह वर्गीकृत अवस्था में दिए गए हों और जब हम उसकी तुलना करें उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्रॉस्टन क्रॉडेन के अनुसार क्या है कि समंकों के विस्तार में माद एक ऐसा अकेला मूल है जो श्रेणी के समस्त मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चूंकि माद समंकों के विस्तार के अंतर्गत होता है इसलिए इसे कभी कभी केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निम्न प्रकार से कि समांतर माद, माध्यिका और बहुलक। तो इसका डिटेल है बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका से माध्यिका की गणना करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइज दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग सी एफ निकालेंगे, मतलब संचयी बारंबारता। तो यहाँ निकाल लिए हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो 40 का 40 लिखे, इस 40 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 में 4 को जोड़ देंगे 54, 54 को 2 से जोड़ देंगे 56, और 56 को 1 से जोड़ देंगे 57 आ जाएगा। माध्यिका ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, छोटा एम निकालना होगा। छोटा एम का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ बटा 2। सिग्मा एफ मतलब होगा कि यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जो आपका नंबर आएगा वो आपका सिग्मा एफ कहलाएगा। तो लास्ट का नंबर कितना है 57 है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आपका हो जाएगा 57 बटा 2, भागा देंगे 28.5 आएगा। अब 28.5 जो है उसको हम लोग सी एफ में देखेंगे, सी एफ कहाँ है, तो आप देख सकते हैं सी एफ ये है, तो इसमें 28.5 किस में छुपा हो सकता है, तो इसमें हो सकता है। तो ये जो आपका है 0 ये L1 कहलाएगा, 30 जो है वो L2 कहलाएगा, इसमें आपका छुपा हुआ है तो ये जो F है बारंबारता वाला ये F कहलाएगा, और इसके जस्ट ऊपर वाला C कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कि मीडियन लाइज बिटवीन 0 से 30 इन क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर है कि L1 आपका 0 हो जाएगा, अभी मैंने बताया L1 0, L2 30, F है सो 40 हो जाएगा और C हो जाएगा 0, क्योंकि जहाँ टेबल शुरू हुआ है उसके ऊपर कुछ नहीं तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, और छोटा m जो है 28.5 निकाले हैं। मीडियन का फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा एफ एम माइनस सी। तो यहाँ से देख देख के इसमें बैठाएंगे तो इतना आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 21.375 आ जाएगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, लेस्पियर की विधि से सूचकांक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों से लेस्पियर की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है। तो यहाँ आपका आधार वर्ष दिया हुआ है, ये आपका जांच वर्ष है, ये P1 कहलाएगा,
सॉरी, ये जो है आधार वर्ष का मूल्य जो है वो P0 कहलाएगा। ये मात्रा जो है वो Q0 कहलाएगा। जांच वर्ष का मूल्य को हम लोग P1 कहते हैं और जांच वर्ष की मात्रा को हम लोग Q1 कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। आप देख सकते हैं ये टेबल, आधार वर्ष, जांच वर्ष, P0 Q0 P1 Q1 जो वहाँ टेबल में दिया उसको लिख दिए। अब यहाँ पर लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला होता है ये आपका कुछ इस तरह का है। लास्ट ईयर का फॉर्मूला क्या है? तो सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। मतलब हमको क्या चाहिए? P1 Q0 चाहिए और P0 Q0 चाहिए। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे गुना करके आपस में P0 Q0। तो यहाँ पर P0 ये है और Q0 ये है। मतलब 5 को 60 से गुना कर देंगे, 4 को 30 से गुना कर देंगे, इस तरह गुना करेंगे ये निकल जाएगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए? तो P0 Q0 चाहिए और हमको चाहिए P1 Q0। तो P1 Q0 कहाँ है? ये है आपका P1 Q0। तो P1 है आपका ये, Q0 है ये। मतलब 6 को 60 से गुना करेंगे, 5 को 30 से गुना कर देंगे, 3 को 40 से गुना करेंगे, ये निकल जाएगा। इस सब को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर मान को बैठा देंगे। मान को बैठाएंगे, इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर जो है 118.96 आ जाएगा। बच्चों ज़्यादा डिटेल में अगर इसको मैथ देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने विस्तार से बताया है। अगला क्वेश्चन है, सूचकांक क्या है? फीसर के सूचकांक को आदर्श इंडेक्स नंबर कहा जाता है। मतलब आदर्श इंडेक्स नंबर कहा जाता है, यहाँ इंडेक्स होना चाहिए। तो यहाँ सूचकांक जो है मतलब निर्देशांक के सूत्र भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रतिपादित किया गया। फीसर ने इन सूत्रों पर विस्तृत शोध के बाद यह निष्कर्ष दिया है कि एक आदर्श निर्देशांक के सूत्र को निम्नलिखित दो परीक्षणों पर खरा उतरना चाहिए। पहला है इसका समय उत्क्रम्यता और दूसरा है तत्व उत्क्रम्यता। तो समय उत्क्रम्यता का ये टेस्टिंग किए हैं कि इसका फॉर्मूला आपका दिया है P01 Q और P10 बराबर 1 आना चाहिए। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें जो है ये फॉर्मूला है इसका, ये फार्मूला का रख देंगे और इसका फार्मूला है ये, फिर दोनों का आपस में गुना कर देंगे मतलब मिला देंगे। तो ये आपका कुछ इस तरह बन जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग काट देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। यहाँ 1 बचेगा, इसका वर्गमूल 1 होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर मेरा कितना आ चाहिए, ये दोनों गुना करके 1 आना चाहिए। तो 1 आ गया, मतलब आपका समय उत्क्रम्यता परीक्षण में फीसर पास हो गया। तो अब है तत्व उत्क्रम्यता। तो तत्व उत्क्रम्यता का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग यहाँ बैठा देंगे। P01 का ये फॉर्मूला है, Q01 का ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में कुछ नहीं किया गया है बच्चों। ये फॉर्मूला में क्या किया गया है कि ये आप तो जान गए, ये फॉर्मूला है फीसर का, ठीक है। ये चीज को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये मान, और ये जो मान है बस इसको केवल जगह बदल देना है। मतलब ये वाला यहाँ आ गया है, मतलब ये मान को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे और ये जो मान है वो आपका, ये मान है सो यहाँ आ जाएगा और ये मान है सो यहाँ आ जाएगा। मतलब ये दोनों का जगह आपको केवल बदल देना है। बाकी ये और ये जो दो जगह है ये सेम रहेगा, बस जगह बदल दिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर दोनों को गुना करेंगे और कटिंग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इतना बचेगा। मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं ये मान और आपका P1 Q0, ये कटिंग हो जाएगा तो आपका ये बच जाएगा। अब इसमें स्क्वायर है सो रूट को काट देता है तो आपका ये बच जाएगा। तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। इसका डिटेल मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें और सहसंबंध की डिग्री के बारे में बताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका x है, ये y है। तो यहाँ सहसंबंध आपको ज्ञात करना है क्या, तो कोटि सहसंबंध ज्ञात करना है। तो कोटि सहसंबंध में हम लोग क्या करते हैं, x और y लिख दिए, rx निकालते हैं। rx निकालने का क्या है मतलब, इसमें जो आपका सबसे हाईएस्ट नंबर है ये फर्स्ट किया तो इसको फर्स्ट दिए, इससे छोटा जो नंबर है वो सेकेंड किया, इससे छोटा जो है ये 35 ये थर्ड किया,
फिर ये 30, 4th, इस तरह रैंकिंग कर देंगे। उसी तरह y का रैंकिंग करेंगे तो ry बन जाएगा। इसके बाद ये दोनों को क्या करेंगे, rx और ry को घटा देंगे तो आपका d निकल आएगा। जैसे 3 में 5 गया तो -2, 5 में 4 गया तो 1, उसके बाद d निकल गया, d का फिर स्क्वायर कर देंगे तो d स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और सब कुछ जोड़ देंगे 28 और ये फॉर्मूला में बैठा देंगे। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, इसमें बैठा के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। तो ये सेक्शन ए का था। सेक्शन बी जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र पर है, सॉरी व्यष्टि अर्थशास्त्र पर है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आंसर को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।